क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, आप हुदरी के संदर्भ में विचार कीजिए। आप हुदरी के संदर्भ में विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, इस आत्मकथा में बचपन से लेकर धनबाद जाने तक की आत्मकथा है। लेखिका के परिवार पर आर्य समाज का प्रभाव है। ऑप्शन सी है, लेखिका का नाम रमना भी है। इस आत्मकथा में उर्दू भाषा का भरपूर प्रयोग किया गया है। आप हुदरी के संदर्भ में जो है विचार कीजिए। असंगत होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, असंगत बताइए, ठीक है, इसको काट दीजिए आप लोग, असंगत, ठीक है, असंगत है। ओके, राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 1 का? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना। इस आत्मकथा में उर्दू भाषा का प्रयोग नहीं है, पंजाबी भाषा का प्रयोग है, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। बाकी तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। उर्दू भाषा नहीं, पंजाबी भाषा, आप लोग ध्यान रखेंगे, पंजाबी भाषा का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, आप हुदरी किसकी आत्मकथा है? आप हुदरी किसकी आत्मकथा है? आप सभी को पता है, रमणिका गुप्ता, है ना, रमणिका गुप्ता का आत्मकथा है ये। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न, आप हुदरी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 2010, 2013, 2015 या 2003? आप हुदरी आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ध्यान रखिएगा 2015 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, आप हुदरी कैसी लड़की की आत्मकथा है? एक जिद्दी लड़की की, सुंदर लड़की, गरीब लड़की, अमीर लड़की? आप हुदरी कैसी लड़की की आत्मकथा है? तो आप सभी को पता होगा, जिद्दी लड़की, है ना, जिद्दी लड़की राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हर तरह के प्रश्न मिलेंगे, तो ये मत सोचिएगा आप लोग कि जो 1-2 प्रश्न इतने आसान है तो सारे प्रश्न आसान ही होंगे, है ना। 5वां प्रश्न देखेंगे, नदी को न पत्थर बांध सकते हैं न बांध। नदी तब तक नहीं रुकती जब तक उसके पानी का स्रोत, है ना, पानी रहेगा यहाँ पे, जब तक उसके पानी का स्रोत खत्म नहीं हो जाता। और मैंने अपने भीतर की स्त्री के स्रोत को कभी खत्म नहीं होने दिया, ठीक है। उपयुक्त कथन किस रचना से है? आप हुदरी से, मेरी तिब्बत यात्रा, भोलाराम का जीव या एक कहानी है भी? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये, ठीक है, कथन को ध्यान देंगे आप लोग। जैसे ये जो टॉपिक है, आप हुदरी, भोलाराम का जीव और एक कहानी है भी और मेरी तिब्बत यात्रा और ये अरे यावर रहेगा याद, इन सभी टॉपिक से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कथन है ना, कथन ही आता है, ठीक है। या तो ऐसे प्रश्न आएगा कि आप हुदरी के संदर्भ में विचार कीजिए, है ना, वहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक जो है गलत होगा या 2 या 3 सही होगा, ऐसे करके प्रश्न आएंगे, तो ठीक है। तो कथन को आप लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण है कथन, तो उसको ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? ये कथन जो है ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, आप हुदरी से, ठीक है। आप हुदरी से लिया गया है कथन, लेखिका का ही कथन है, रमणिका गुप्ता का। पूछे कि किसका है तो आप लोग ध्यान रखेंगे, रमणिका गुप्ता का कथन है, ठीक है। 6वां प्रश्न देखेंगे, जब लड़की बड़ी होती है तो लड़की की जमात बड़ी होती है, केवल उसका व्यक्तित्व नहीं। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से लिया गया है? भोलाराम का जीव भूमिका से, आप हुदरी या एक कहानी या भी या ठकुरी बाबा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जब लड़की बड़ी होती है तो लड़की की जमात बड़ी होती है, केवल उसका व्यक्तित्व नहीं। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से लिया गया है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आप हुदरी, ठीक है। आप हुदरी जो रचना है उसकी भूमिका से यह कथन लिया गया है। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ का प्रकाशन वर्ष क्या है? जामुन के पेड़ का प्रकाशन वर्ष क्या है? आप लोग ध्यान रखेंगे 1960, ठीक है, 1960 जामुन का पेड़ का प्रकाशन वर्ष है 1960, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, जामुन का पेड़ के संदर्भ में असंगत बताइए। जामुन के पेड़ के संदर्भ में असंगत बताइए। ऑप्शन ए देखते हैं, यह रचना हास्य व्यंग कहानी विधा है। बी ऑप्शन देखेंगे, इसमें सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की वजह से एक शायर की मौत हो जाती है।
ऑप्शन सी है, इस रचना में इंसानियत की जगह व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया गया है। व्यवस्था को रहेगा यहाँ पे, ठीक है, व्यवस्था को महत्वपूर्ण बताया गया है। इस रचना के लेखक कृष्णचंद्र नहीं है। राइट आंसर क्या होगा इसमें? असंगत कौन सा है? तो आप लोग जामुन का पेड़ पढ़े हैं, तो छोटा सा है ये, है ना, तो छोटी सी रचना है और बहुत अच्छा भी है। तो आप सभी को पता है यह रचना जो हास्य व्यंग्य कहानी विधा है, ठीक है। इसमें जो है सरकारी दफ्तरों की लंबी और विवेकहीन कार्यप्रणाली की वजह से जो है, जो शायर उस पेड़ के नीचे दबा होता है, जामुन के पेड़ के नीचे, उसकी मृत्यु भी हो जाती है ना। इस रचना में इंसानियत की जगह व्यवस्था को जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। और इस रचना के लेखक जो है कृष्णचंद्र नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। हैं कृष्णचंद्र ही हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन डी जो है असंगत है, ठीक है। क्यों असंगत है आप सभी को पता है, कृष्णचंद्र मैंने यहाँ पे नहीं कर दिया है, जबकि हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जामुन का पेड़ के पात्र हैं, ठीक है, का रहेगा, ठीक है। जामुन का पेड़ के पात्र हैं चपरासी, माली, शायर, क्लर्क या उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? जामुन के पेड़ के पात्रों का आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। चपरासी भी है, माली भी है, शायर भी है, क्लर्क भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और सेक्रेटरी रहता है और सुपरिटेंडेंट भी होता है, ठीक है। ये सभी पात्र के नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जामुन का पेड़ रचना में किस विभाग का उल्लेख नहीं है, ठीक है। आपको पता है जामुन का पेड़ जो रचना है उसमें विभाग भी दिए गए हैं। हर विभाग के अलग अलग कर्मचारी होते हैं, जिनके कारण जो है जिस शायर की मौत हो जाती है, उनका प्रोसीजर इतना लंबा होता है कि वो जो इंसान दबा रहता है पेड़ के नीचे, उसको ना देखकर वो सिर्फ पेड़ को देखते हैं, है ना। तो विभाग यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से कि कौन कौन से विभाग उसमें उल्लेख है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, जामुन का पेड़ रचना में किस विभाग का उल्लेख नहीं है, ये आपको बताना है। वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर, संस्कृत विभाग या सिंचाई विभाग। तो आप बताएंगे किस विभाग का जो है उल्लेख नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई विभाग, ठीक है। सिंचाई विभाग जो है सही जवाब होगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कितना फलदार था? उपयुक्त कथन जामुन के पेड़ से किस पात्र का है? कौन सा पात्र जो है कहता है जामुन का पेड़ कितना फलदार था? जब देखता है कि जामुन का पेड़ गिर गया है, उसके नीचे शायर दबा है, तो शायर को ना देखते हुए जामुन के पेड़ को देखता है और कहता है कि वाह वाह, ये जामुन का पेड़ जो है कितना फलदार था। अफसोस जताता है कि गिर गया। कौन कहता है ये? क्लर्क, सेक्रेटरी, माली या चपरासी? कौन कहता है? तो क्लर्क कहता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लर्क कहता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। एक कहानी यह भी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस रचना का प्रकाशन वर्ष 2008 में हुआ था। इसमें लेखिका के बचपन से लेकर तलाक तक की कहानी है। तीसरा ऑप्शन देखेंगे, यह 2 भागों में प्रकाशित है। चौथा ऑप्शन है, इस रचना को मन्नू भंडारी ने लेखकी आत्मकथा कहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पांचवा कथन देखेंगे, यह विचारात्मक शैली में लिखा गया है, ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है आप सभी को। इनमें से कौन कौन सा जो है राइट आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। 2, 3, 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अब देख लेते हैं ऑप्शन ए क्यों गलत है। इस रचना का प्रकाशन वर्ष 2008 नहीं 2007 है ना। आप सभी को पता होगा 2007 है। पांचवा ऑप्शन गलत है क्योंकि यह विचारात्मक शैली में लिखा गया ये विचारात्मक शैली में लिखा गया है, नहीं, आत्मपरक शैली में लिखा गया है, ठीक है ना। आत्मपरक शैली, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इस वजह से जो है एक और 5 गलत है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। चलिए देखते हैं विकल्प में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। इन पत्तियों को तो अब झड़ना ही होगा।
इनसे मोह रखकर अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अब जान नहीं देने वाली, क्योंकि अब ये जान नहीं देने वाली इस पौधों को तो अब इन पौधों के जड़ को देखना होगा। ठीक है। उपयुक्त कथन किस रचना से उद्धृत है? जामुन का पेड़, आप हुदरी, एक कहानी यह भी, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? इस कथन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी की रचना है ना, एक कहानी यह भी। ध्यान रखिएगा, यह कथन जो है एक कहानी यह भी से लिया गया है। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? भानपुरा गांव में, देवपुर गांव में, धर्मपुर गांव में या रामपुर गांव में? मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। ठीक है। आगे देखेंगे, मन्नू भंडारी पर किस समाज का प्रभाव पड़ा था? ब्रह्म समाज का। मन्नू भंडारी पर किस समाज का प्रभाव पड़ा था? ब्रह्म समाज का, आर्य समाज का, बौद्ध समाज या ईसाई समाज? मन्नू भंडारी का एक और नाम क्या था, आप लोग बताएंगे कमेंट करके। इनका जन्म जो है 1931 में हुआ था। ठीक है। मन्नू भंडारी पर किस समाज का प्रभाव पड़ा था, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, आर्य समाज का। ठीक है। आगे देखते हैं, मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1937, 38, 1979 या 1989? तो मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष है 1937, है ना। 1937 में प्रकाशन हुआ था इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, मेरी तिब्बत यात्रा के संदर्भ में असंगत बताइए। मेरी तिब्बत यात्रा के संदर्भ में असंगत बताइए। ऑप्शन ए देखेंगे, इसमें कुल 3 तिब्बत यात्रा का वर्णन है। ऑप्शन बी है, इस वृत्तांत के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित थे। ऑप्शन सी देखेंगे, पांडुलिपियों के चित्र सरस्वती तथा प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हुए। ऑप्शन डी है, यह रचना जीवनी विधा है। ठीक है। ऑप्शन ई है, इस रचना में 5 अध्याय हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इस रचना में 5 अध्याय हैं। ठीक है। 5वें अध्याय का नाम आप लोग जानते रहिएगा, लहासा से उत्तर की ओर। ठीक है। चाड़ की ओर। तीसरा है क्या की ओर, है ना, ऐसे रहेगा तीसरा, क्या की ओर। ठीक है, ये तीसरा है। चौथा रहेगा जेनम की ओर, है ना। चौथा है जेनम की ओर। और 5वां हो जाएगा नेपाल की ओर, लहासा की ओर। ठीक है। तो आप लोग एक बार नाम फिर से बता देती हूँ 5 का। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले का नाम है लहासा से उत्तर की ओर, चाड़ की ओर, क्या की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर। ठीक है। नेपाल की ओर से उसके बाद फिर लहासा की ओर। ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे 5वां तो बिल्कुल ई ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है। इस तिब्बत यात्रा में कुल 3 यात्रा का वर्णन है, बिल्कुल सही है। इस वृत्तांत के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, ये भी सही है। पांडुलिपि है उसमें उनके जो चित्र हैं वो सरस्वती तथा प्रवासी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे, ये भी सही है। एक एक लाइन को आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये एक ऑप्शन जो है अपने आप में प्रश्न है, आप सभी को पता है। एक एक ऑप्शन को लेकर मैं अगर प्रश्न बनाऊँ तो बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है। तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करवाने का, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आप सभी को पता है इसी तरीके से एनटीए नेट का जो पेपर होता है इसी तरीके से प्रश्न आता है। ठीक है। तो एक एक ऑप्शन को आप लोग ध्यान दीजिए। डी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि यह रचना जो है मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया है जीवनी विधा है, जीवनी विधा नहीं है। ठीक है। यात्रा वृत्तांत है। ठीक है ना, आप सभी को पता है मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल संस्कृतायन का यात्रा वृत्तांत है। ओके।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो 5 अध्याय हैं उनका नाम आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, राहुल संस्कृत्यायन का जन्म कब हुआ था। ये भी अब मान लीजिए आप लोग इस प्रश्न को आप लोग छोड़ दें कि राहुल संस्कृत्यायन का तो आप लोग रचना पढ़ रहे हैं, ठीक है। और कहीं पूछ दे राहुल संस्कृत्यायन का जन्म कब हुआ था या दे दे कि इस सन में हुआ था, तो राइट आंसर पता होना चाहिए ना। तो मुझे लगा ले लेना चाहिए इस प्रश्न को, तो मैंने लिया है। राइट आंसर क्या होगा, राहुल संस्कृत्यायन का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1893 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा 1893। अगला प्रश्न है, एक मिनट सही है 1893 ही तो बोला ना मैंने, 1900 तो नहीं बोला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, मेरी तिब्बत यात्रा के प्रथम खंड लहासा से उत्तर की ओर के अनुसार राहुल संस्कृत्यायन लहास में कितने महीने और कितने दिन रहे थे, ठीक है। बहुत डीप है ये क्वेश्चन, आप जब पढ़ेंगे पहला अध्याय पढ़ेंगे उसमें जो है ये दिया गया है कि कितने महीने और कितने दिन वहाँ पे रहे थे लहास में, ठीक है। तो ये आप लोग जानते रहिएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2 महीना 11 दिन, ऑप्शन बी है 1 महीना 10 दिन, ऑप्शन सी है 4 महीना 12 दिन, ऑप्शन डी है 3 महीना 9 दिन। अब आप पढ़े हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, फिर मैं बताती हूँ कितने महीने कितने दिन रहे थे। तो आप लोग ध्यान रखिएगा 2 महीना और 11 दिन रहे थे लहासा में, ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के अनुसार राहुल जी अभिसमयालंकार टीका और वाद्य न्याय टीका खोज पाने का सौभाग्य कहाँ मिला, लहासा में, तिब्बत में, नेपाल में या कश्मीर में, ठीक है। अब ये अलग से मैंने ले लिया, चाहती तो मैं और जैसे मेरी तिब्बत यात्रा के संदर्भ में विचार कीजिए वहीं पे ऑप्शन दे देती, है ना। तो वैसे भी प्रश्न बन सकते हैं और ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो हर तरह के प्रश्न हैं, तो आप लोग टेंशन मत लिया करिए, है ना। ध्यान से धैर्यपूर्वक किसी से भी आप पढ़ रहे हो, चाहे मेरे चैनल पे चाहे किसी भी यूट्यूब के चैनल पे आप पढ़ रहे हो, धैर्य से पढ़िए, दिमाग शांत करके पढ़ा करिए कि देखिए कहाँ से क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है। 1-2 क्वेश्चन देख कर आप छोड़ देंगे, कहेंगे अच्छा नहीं है प्रश्न, तो फिर आप पढ़ नहीं सकते हैं फिर, ठीक है। स्थायी रूप से आप लोग पढ़ा करिए तो वो दिमाग में भी बैठता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेरी तिब्बत यात्रा के अनुसार जो है, ध्यान रखिएगा, अभिसमयालंकार टीका और वाद्य न्याय टीका खोज पाने का सौभाग्य जो है राहुल संस्कृत्यायन को कहाँ से मिला था। तो लहासा में ही मिला था, ठीक है। लहासा में जब ये गए थे वहाँ पे रुके थे 2 महीना 11 दिन, तो वहीं पे जो है इन्होंने ये टीका की खोज करने का सौभाग्य मिला था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, भोट सरकार से चिट्ठी मिलने वाली है यात्रा संबंधी सुविधा हेतु उपयुक्त कथन में भोट सरकार का क्या आशय है, ठीक है। भोट सरकार से चिट्ठी मिलने वाली है यात्रा संबंधी सुविधा हेतु उपयुक्त कथन में भोट सरकार से क्या आशय है, तिब्बत, लहासा, नेपाल, कश्मीर। बताइए, आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। तिब्बत हो जाएगा, ठीक है ना। तिब्बत को जो है वहाँ पे भोट सरकार बोलते हैं, तो वही यहाँ पे नाम दिया गया। पूछ सकता है ऐसे, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भोट सरकार से मिलने वाली चिट्ठी यात्रा संबंधी सुविधा हेतु उपयुक्त कथन में भोट सरकार का क्या मतलब है या क्या अर्थ है या क्या आशय है, तो ध्यान रखेंगे तिब्बत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, अरे यावर रहेगा याद के संदर्भ में असंगत बताइए। अरे यावर रहेगा याद के संदर्भ में असंगत बताइए। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं,
इस यात्रा वृत्तांत में द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज़ादी तक के पूरे हिंदुस्तान का भूगोल और कालखंड सामने रखा गया है। ठीक है। बी ऑप्शन देखेंगे, अज्ञेय ने अपनी यात्रा में लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, औरंगाबाद और असम आदि प्रदेशों का उल्लेख किया है। इन सभी का नाम आप ध्यान रखेंगे। इसमें से 3 दे देगा और एक और अलग दे देगा, 2 अलग से दे देगा। मान लीजिए बंगाल, औरंगाबाद, असम ना दे के कुछ और देश का नाम दे दे, राज्य का। तो आप लोग को ये नाम याद होना चाहिए, तभी आप लोग सही आंसर लगा पाएंगे। ठीक है। तो सभी नाम आप याद रखेंगे, लाहौर, कश्मीर, पंजाब, बंगाल, औरंगाबाद, असम। लाहौर को 100% आप याद रखेंगे, पंजाब को 100% याद रखेंगे, कश्मीर को, और असम मोस्ट इम्पोर्टेंट असम है। ठीक है, असम और पंजाब। तो सी ऑप्शन देखेंगे, इसमें भारतीय क्षेत्रों की यात्रा का वर्णन है। डी ऑप्शन देखेंगे, इस पुस्तक में अज्ञेय एलुरा, अलिफ्ता, कन्याकुमारी, हिमाचल आदि का यात्रा करते हैं। ई ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इनमें से संगत कौन सा है ये आपको बताना है ना, संगत बताना है। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों ई ऑप्शन मैंने इसलिए लिया उपयुक्त सभी, क्योंकि आप लोगों को जो है अरे यावर रहेगा याद के संदर्भ में जो है इतने पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये याद मैं चाहती थी कि आप लोगों को जो है यहाँ पे एक जगह मिल जाए, याद रहे। ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो अच्छे से आप लोगों का रिवीजन हो गया होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। पार्श्वगृह का नम्र चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी, बिछी पैरों में नदी ज्यों दर्द की रेखा, बिहग शिशु मौन नीड़ों में। उपयुक्त पंक्ति किस पुस्तक में है? उपयुक्त पंक्ति किस पुस्तक से है? अरे यावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, मेरी तिब्बत यात्रा, जामुन का पेड़। यह पंक्ति जो है किस रचना से है या किस पुस्तक से है? तो आप ध्यान रखिएगा, अरे यावर रहेगा याद और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, दे सकता है ये पंक्ति। बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा आप सभी को मेरी तिब्बत यात्रा में और अरे यावर रहेगा याद और ये एक बूंद सहसा उछली। तो आप ध्यान रखेंगे अरे यावर रहेगा याद से यह पंक्ति है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। स्वयं सुंदर न होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य का नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति का नींव हूँ। उपयुक्त कथन किस रचना में उद्धृत है या किस रचना से लिया गया है? तिब्बत यात्रा, अरे यावर रहेगा याद, आवारा मसीहा, आप हुदरी। स्वयं सुंदर न होकर भी मैं संसार के अखिल सौंदर्य का नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। उपयुक्त कथन किस रचना से उद्धृत है? तो ध्यान रखिएगा, अरे यावर रहेगा याद, अज्ञेय का कथन है ये। ठीक है। अगला प्रश्न है, अरे यावर रहेगा याद के अनुसार असमिया के लोग शिव सागर को किस नाम से उच्चारण करते थे? अरे यावर रहेगा याद के अनुसार जो है असमिया के लोग यानी असम के जो लोग होते थे वो जो है शिव सागर को किस नाम से उच्चारण करते थे? शिव सागर, हिव सागर, विव सागर या विश्व सागर? राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, असम के जो लोग थे ना वो श को, तालब्य वाले श को वो ह बोलते थे। ठीक है। तो वो लोग जो है शिव सागर को हिव सागर बोलते थे। ठीक है, हिव सागर। तो आप ध्यान रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि असम के लोग जो है श को क्या बोलते थे, यानी तालब्य श को क्या बोलते थे? ह बोलते थे, ह बोलते थे या श बोलते थे या श बोलते, ऐसे ऑप्शन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वो जो है ह बोलते थे यानी तालब्य श को वो ह बोलते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हिव सागर। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व में है परिवर्तन, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर अवसास। उपयुक्त कथन किस पंक्ति पुस्तक से लिया गया है?
अरे यावर रहेगा याद मेरी तिब्बत यात्रा, आप हुदरी जामुन का पेड़। विश्वमय है परिवर्तन, तुम्हारी ही विधि पर विश्वास, हमारा चिर आश्वास। उपयुक्त कथन किस पंक्ति, उपयुक्त कथन, कथन छोड़ दीजिए, पंक्ति, उपयुक्त पंक्ति किस पुस्तक से लिया गया है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा अरे ये यावर रहेगा याद। अरे यावर रहेगा याद से क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है, जहाँ से प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं, मैंने प्रश्न को जो है एनालिसिस किया है तो देखा है, तो प्रश्न भी उसी हिसाब से मैंने बनाया है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत विदेशी पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है? अरे यावर रहेगा याद मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा रहेगा ये मेरी तिब्बत यात्रा। एक बूंद सहसा उछली, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा यात्रा वृत्तांत विदेशी पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा एक बूंद सहसा उछली। ठीक है, एक बूंद सहसा उछली जो यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत संस्मरणात्मक यात्रा वृत्तांत है ये। ठीक है, अज्ञेय जी का, तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो है यह विदेशी पृष्ठभूमि को लेकर जो है लिखा गया यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अरे ये यावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष क्या है? अरे ये यावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1953, 1953। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बूंद सहसा उछली रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? अभी हमने उसके पहले क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया? अरे यावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष 1953। अब यहाँ पे प्रश्न है, एक बूंद सहसा उछली रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 1960 हो जाएगा, एक बूंद सहसा उछली का प्रकाशन वर्ष हो जाएगा 1960। अगला प्रश्न है, अरे ये यावर रहेगा याद में कितने अध्याय हैं? 8, 10, 5, 7। अरे ये यावर रहेगा याद में कितने अध्याय हैं, आप लोग बताइए। आठ अध्याय है ना, ऑप्शन ए 8 अध्याय। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, मैं नाम ले रही हूँ, आप लोग दिमाग में आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, पहला है परशुराम से तुरखम, परशुराम से तुरखम ब्रैकेट में एक टायर की राम कहानी। इसमें जो है टायर लेखक ने खुद को माना है। ठीक है, दूसरा है किरणों की खोज में, तीसरा है देवताओं के अंचल में, चौथा है मौत की घाटी में, पांचवा है एलूरा, छठा है मांजुली, सातवां है बहता नदी निर्मल, आठवां है सागर सेवित मेघ, एक मिनट, सागर सेवित मेघ मेखलित है ना, ये आठवां है। तो आप लोग आशा करती हूँ रिवीजन हो गया होगा। आठों अध्याय का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है 2023 में आया था, अभी जो जून में पेपर हुआ था उसमें जो है प्रश्न आया था, अध्याय को जो है क्रम में लगाने के लिए दिया था। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अरे यावर रहेगा याद के अध्याय को पहले के बाद के क्रम में रखें। ठीक है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। पहले यहीं पे मैं आंसर बताती हूँ, विकल्प में हम चलते हैं बाद में। ठीक है, सबसे पहले कौन सा आएगा? अभी मैंने सबसे पहले किसका नाम लिया? परशुराम से तुखाराम। ठीक है, तुखाराम नहीं तुखरम, तुखरम होगा यहाँ पे। ठीक है, तुखरम, तो सबसे पहले यही आएगा, 2 पहला हो जाएगा। दूसरा आएगा किरणों की खोज में, किरणों की खोज यहाँ पे देखिए पहला है तो सही मिलान होगा 2, 1। फिर मौत की घाटी, देवताओं के अंचल में, देवताओं के अंचल में तो ऑप्शन में है नहीं, तीसरा देवताओं के अंचल में है। ठीक है, मौत की घाटी उसके बाद आएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद आएगा एलूरा,
5वां फिर आएगा मांजुली। ठीक है, 4। राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 5। 2, 1, 3, 4, 5 है ना, 2, 1, 3, 4, 5। चलिए देखते हैं विकल्प में 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5 राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अरे यावर रहेगा याद को का रहेगा। ठीक है, अरे यावर रहेगा याद का अंतिम अध्याय का क्या नाम है। अंतिम अध्याय का क्या नाम है आप बताएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सागर शोभित मेघ मेघ खलित। ठीक है, ये अंतिम अध्याय है, 8वां अध्याय है। ठीक है, एक मिनट, मैं यहाँ पे अध्याय भी बता देती हूँ। ये 8वां अध्याय है। देवताओं के अंचल में जो है तीसरा अध्याय है। ठीक है, बहता पानी निर्मल, बहता पानी निर्मल जो है 7वां अध्याय है। मौत की घाटी, मौत की घाटी में जो है चौथा अध्याय है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी पुस्तकों में प्रस्तुत ब्यौरा एक व्यक्ति की यात्रा का ब्यौरा होता है और वह यात्रा जितनी बार होती है उतनी ही भीतरी भी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये। ठीक है, अरे सॉरी, उपयुक्त कथन किस पुस्तक की भूमिका से लिया गया है। अरे यावर रहेगा याद, मेरी तिब्बत यात्रा, एक बूंद सहसा उछली या मेदावल की यात्रा। मेदावल की यात्रा किसकी है। ये तो ऑप्शन में मैंने ऐसे ही रखा है तो उसको हटा ही दीजिए, गलत, ये तो है ही नहीं। मेदावल की यात्रा किसकी है, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए। तो ये कथन जो है अज्ञेय का है और अरे यावर रहेगा याद पुस्तक की भूमिका से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, तीनों बातें ध्यान रखेंगे। अज्ञेय का कथन है और अरे यावर रहेगा याद रचना की भूमिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। अरे यावर रहेगा याद कि किस अध्याय में असम का वर्णन है। परशुराम से तुखराम, किरणों की खोज में, देवताओं के अंचल में, मौत की घाटी में। इनमें से किस अध्याय में जो है असम का वर्णन है, ये आपको बताना है। पहले ही अध्याय में। ठीक है ना, परशुराम से तुखराम जो है पहला ही अध्याय है, बिल्कुल ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये चौथा है, मैंने ऐसे ही रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परशुराम से तुखराम। तुखराम होगा, तुखाराम यहाँ पे लिखा गया है प्रिंट में। ठीक है, तुखरम होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए तुखराम, परशुराम से तुखराम में जो है असम का वर्णन मिलता है। ठीक है, और देवताओं के अंचल में जो तीसरा अध्याय है ना, इसमें जो है आप अगर पूछा जाए तो कुल्लू का वर्णन है। ठीक है, इसमें जो है कुल्लू का वर्णन है, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मनाली अगर पूछता है तो मौत की घाटी में, मौ से मौत की घाटी, मौ से मनाली। ठीक है, ये भी पूछ सकता है, मिलान के लिए क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखिएगा किस अध्याय में किस राज्य का वर्णन है। ठीक है, तो मौत की घाटी में जो है चौथा अध्याय है, इसमें मनाली का वर्णन है। देवताओं के अंचल में तीसरा अध्याय कुल्लू का वर्णन है। परशुराम से तुखराम में जो है असम का वर्णन है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अरे ये यावर रहेगा याद। अरे ये यावर याद रहेगा नहीं, रहेगा याद रहेगा याद कि किस अध्याय में जम्मू कश्मीर का वर्णन है। ठीक है, वहाँ पे मैंने 3-4 बताया आपको, अब जम्मू कश्मीर का आप जान सकते हैं कि किस में वर्णन है, किस अध्याय में जम्मू कश्मीर का। दूसरा अध्याय कौन सा है, किरणों की खोज में। ठीक है, किरणों की खोज में जो है दूसरा अध्याय है, इसमें जो है जम्मू कश्मीर का वर्णन है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शूद्र मानव को कभी कभी देवताओं का समकक्षी हो सकने का सौभाग्य प्राप्त है, लेकिन वह सौभाग्य अधिक देर तक बना नहीं रह सकता। उपयुक्त कथन अरे यावर रहेगा याद के किस अध्याय से लिया गया है या किस अध्याय में उद्धृत है। मौत की घाटी में, किरणों की खोज में, देवताओं
के अंचल में या एलूरा में। एलूरा जो है 5वां अध्याय है, ठीक है। मांजुली 6ठा अध्याय है। बहता पानी निर्मल जो है 7वां अध्याय है। राइट आंसर क्या होगा? यह जो कथन है ऑप्शन ए मौत की घाटी में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। और चौथा अध्याय है ये मौत की घाटी, ठीक है, चौथा अध्याय। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। अरे ये यावर रहेगा याद के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। सुमेलित है ऑप्शन ए रोहतांग मौत की घाटी, शिव सागर, दीव सागर, दीव नहीं हिव होगा, हिव सागर, ठीक है। यहाँ पे खलदाबाद होगा, खलदाबाद, ठीक है। खलदाबाद, स्वर्ग की बस्ती, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे जो है अरे यावर रहेगा याद पढ़ेंगे तो आपको जो है जहाँ जिस जिस जगह पे जाते हैं अज्ञे जी वहाँ पे जो है कुछ नाम दिए गए होते हैं। तो रोहतांग में जो है मौत की घाटी का जिक्र है, और शिव सागर को जो मैंने अभी आप क्वेश्चन के माध्यम से बताया ही आपको कि वहाँ पे जो है पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये जो नाम का जिक्र है कि वहाँ के लोग जो है असम के लोग जो है शिव सागर को हिव सागर बुलाते थे। ये भी खल्लादबाद का अर्थ होता है स्वर्ग की बस्ती, ठीक है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो था 37 ही था, ठीक है। तो आशा करती हूँ क्लास पसंद आई होगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, अच्छे से आपका रिवीजन हो गया होगा आप सभी का। तो आप लोग क्लास को पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल के प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। देखती हूँ कल जो है शायद कविता पे कराऊँ या जो भी क्वेश्चन मेरे से बनता है किसी भी टॉपिक पे, चाहे वो कहानी हो, चाहे उपन्यास हो, चाहे कविता हो, उन पे जो है मैं प्रैक्टिस कल कराऊँगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग ध्यान रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ओके।